अस्सलाम वालेकुम। हम प्रीवियस पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस में हमने देखा जो पहली डिजीज होती है उसका नाम है टाइफाइड फीवर, और उस टाइफाइड फीवर का हमें आज पढ़ना है ट्रीटमेंट क्या होता है। व्हाट द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर, वही हमें आज देखना है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो आज हमें पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट टाइफाइड फीवर की। देखो, जो भी इंडिविजुअल को होता है टाइफाइड फीवर, इस इंडिविजुअल को हम सजेस्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। दीज इंडिविजुअल्स आर सजेस्टेड फॉर एंटीबायोटिक्स। एंड व्हाट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स दीज इंडिविजुअल्स आर गिवन। तो जो पहला एंटीबायोटिक हम देंगे इस इंडिविजुअल को, उस एंटीबायोटिक का नाम है को ट्राइमोक्सिजोल। को ट्राई मॉक्सिजोल। इट इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो इस इंडिविजुअल को हम देंगे। और दूसरा जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं उसका नाम है ओफ्लॉक्सिन। ओफ्लॉक्सिन, ये भी हम इस इंडिविजुअल को देंगे, ये दूसरा एंटीबायोटिक है। और तीसरा एंटीबायोटिक जो इस इंडिविजुअल को हम देंगे उसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन। तो तीन किस्म के एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोमाइसिन भी इसको दिया जाता है, लेकिन दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। तो इस इंडिविजुअल को मैं दूंगा कोट्राइमोक्सिजोल, इसको दूंगा ओफ्लॉक्सिन, इसको दूंगा सिप्रोफ्लॉक्सिन। दीज आर द एंटीबायोटिक्स विच आर गिवन टू टाइफाइड फीवर पेशेंट्स। तो नेक्स्ट डिजीज जो हमारे पास है उसका नाम है, जो नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है, उस बैक्टीरियल डिजीज का नाम है निमोनिया। निमोनिया, ये नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है। तो जैसे हम डिजीज में प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं, तो पहला जो प्रोटोकॉल होता है डिजीज का वो इसकी ईटियोलॉजी होती है। तो हम निमोनिया का ईटियोलॉजी देखते हैं। ईटियोलॉजी ईटियोलॉजी होता है ईटियोलॉजी होता है काज ऑफ द डिजीज। तो निमोनिया कैसे होता है? निमोनिया होता है ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। दैट बैक्टीरिया इज नोन एज स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। और दूसरा भी बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दो किस्म के बैक्टीरिया करवाते हैं निमोनिया। तो इसका कारण क्या है? इट ओकर्स इट ओकर्स इट ओकर्स due to infection of due to due to infection of bacteria, due to infection of bacteria। उस बैक्टीरिया का नाम है, दो किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं। पहला बैक्टीरिया होता है स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया निमोनिया स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। और दूसरा जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। तो व्हाट इज द ईटियोलॉजी ऑफ द निमोनिया? निमोनिया होता है ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट इज नोन एज स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया एंड सेकेंड इज नोन एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इससे निमोनिया होता है। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोटोकॉल? हम दूसरा प्रोटोकॉल देखते हैं डिजीज में, वो देखते हैं अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड अफेक्टेड एरिया अफेक्टेड एरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये किस एरिया पे ज्यादा अफेक्ट करता है वो हमें देखना है। ये तो आपको पता होता है, निमोनिया अटैक करता है लंग्स को, लेकिन लंग्स किसका बना होता है? लंग्स आर मेड अप ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लंग्स। तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, उसी को ये अटैक करेगा। तो व्हाट इज द अफेक्टेड एरिया? इट इज द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। जो लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, जिसका लंग्स बना होता है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स होते हैं लंग्स के एल्वियोलाई,
उसी को अटैक करता है ये दो किस्म के बैक्टीरियाज, जिससे निमोनिया होता है। व्हाट इज द थर्ड? थर्ड आता है इसमें प्रोटोकॉल, दैट इज नोन एज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। तो निमोनिया कैसे होता है? निमोनिया होता है थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जिस इंडिविजुअल में निमोनिया होगा, तो उसमें पहला जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। अगर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स नेजल कैविटी से गए तो इसको निमोनिया हो सकता है। दूसरा कारण है टचिंग ऑफ कंटामिनेटेड थिंग्स। जो कंटामिनेटेड थिंग्स होते हैं, अगर उसको कोई टच करेगा, इसको भी कंटामिनेटेड का मतलब होता है उस चीज में ऑलरेडी बैक्टीरिया होना चाहिए। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो है मेनली। एक है थ्रू 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 एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। और दूसरा है कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड थिंग्स। जो कंटामिनेटेड थिंग्स होंगे, अगर कोई इसको छुएगा तो इससे भी निमोनिया हो सकता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो है, थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स और कंटामिनेटेड थिंग्स को अगर कोई छुएगा उससे भी निमोनिया हो सकते हैं। जैसे कंटामिनेटेड थिंग्स में आएगा ग्लासेस होते हैं जो कंटामिनेटेड होंगे, पेन्स होंगे जो कंटामिनेटेड होंगे, पेन्स, डोर नॉब्स अगर ये कंटामिनेटेड हुआ तो इससे भी निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया होता है मेनली, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो है, थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स एंड टचिंग ऑफ कंटामिनेटेड थिंग्स लाइक ग्लासेस, पेन्स, डोर नॉब्स एक्स्ट्रा। इससे निमोनिया होता है। अब तीसरा जो प्रोटोकॉल है, नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है डिजीज में, फर्स्ट इज अ etiology, second is a affected area, and third is a mode of transmission, and fourth one is incubation period. Incubation period. Incubation period. तो इस निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो कम होता है, 1 से लेकर 3 दिन, 1 to 3 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। जब तक सिम्टम अपेयर होंगे, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हम पढ़ते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। तो निमोनिया में इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं? इन्वेस्टिगेशन का दूसरा नाम है डायग्नोसिस। यहां पर कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं? यहां पर हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे लेते हैं। तो पेशेंट का चेस्ट एक्सरे लेंगे, उससे पता चलता है पेशेंट इज सफर फ्रॉम निमोनिया और नॉट। क्या पेशेंट में निमोनिया है कि नहीं है? इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करते हैं? हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। अब नेक्स्ट तरीका क्या है? इन्वेस्टिगेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ निमोनिया। अब निमोनिया में जो पहला क्लिनिकल फीचर होता है, जो पहला सिम्टम पेशेंट में आता है, वो क्या आता है? जो पहला क्लिनिकल सिम्टम आता है पेशेंट में, वो है इसका फीवर चढ़ता है। दूसरा क्लिनिकल फीचर्स होते हैं चिल्स। तीसरा क्लिनिकल फीचर इसमें होता है हेड एक। और नेक्स्ट होता है मस्कुलर फैटिग। FATIGUE, मस्कुलर फैटिग। ये जनरल सिम्टम्स होते हैं निमोनिया के। फर्स्ट इज अ फीवर, सेकेंड इज अ चिल्स,
then there is a headache, then there is a muscular fatigue, even इसमें कफ भी आता है, तो कफ भी पेशेंट में आता है इसमें। ये इसके जनरल फीचर्स है किसके, निमोनिया के। तो निमोनिया के जनरल फीचर्स क्या है, वो है जनरल सिम्टम्स क्या है, वो है फीवर, चिल्स, हेडेक, मस्कुलर फैटिग एंड कफ। अब मैं क्विकली रिवाइज करता हूं, देखो रिवीजन हमने क्या किया, फिर हम इसमें सीवियर कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास एक डिजीज थी, डिजीज का नाम था निमोनिया। निमोनिया का हमने पहले देखा ईटियोलॉजी, इसकी ईटियोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द निमोनिया। ये होता है ड्यू टू द इंफेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे निमोनिया होता है। फिर हमने कहा ईटियोलॉजी के बाद हम देखते हैं इसका अफेक्टेड एरिया, व्हाट इज द अफेक्टेड एरिया ऑफ निमोनिया। ये अटैक करता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में। एल्वियोलाई क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स, उनको अटैक करता है ये बैक्टीरिया। फिर हमने देखा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ओरल रूट से नहीं जाता है ये बैक्टीरिया जाता है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, थ्रू नेजल चैम्बर्स। अब ये किससे होगा, ये होता है थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट से, जो कंटामिनेटेड होंगे एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। दूसरा होता है कंटामिनेटेड थिंग्स से, जिसमें ग्लासेस आते हैं, पेन्स आते हैं, डोर नॉब्स आते हैं, इससे डिजीज हो सकता है। व्हाट इज नेक्स्ट हमने देखा इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में हम देखते हैं पेशेंट में कब सिम्टम्स अपीयर होंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से लेकर 3 दिन तक, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है निमोनिया का। फिर हम देखते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन को हम मेडिकल साइंस में कहते हैं डायग्नोसिस भी। हम कैसे डॉक्टर को कैसे पता चलेगा ये निमोनिया का पेशेंट है, इसमें सिंपल डायग्नोसिस है, उस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करना होता है, तो डॉक्टर को पता चलता है इस पेशेंट में निमोनिया है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमने इस पेशेंट के जनरल सिम्टम्स देखे। तो पहला सिम्टम क्या होता है पेशेंट में, फीवर, फिर होता है चिल्स, फिर होता है हेडेक, फिर होता है मस्कुलर फैटिग, फिर होता है कफ। ये मैं उस पेशेंट के बारे में कह रहा हूं जो जिसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अगर इस डिजीज में अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट बुक, अगर इस डिजीज में कॉम्प्लिकेशन हुई, मीन्स अगर पेशेंट चला गया सीवियर कंडीशन में, उस टाइम पे क्या होता है, जब पेशेंट चला जाता है सीवियर कंडीशन में, अगर निमोनिया का पेशेंट चला जाएगा सीवियर कंडीशन में, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। जब लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, इस वजह से देयर इज ए प्रॉब्लम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से टिश्यू फेसेस द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। व्हेन टिश्यू फेसेस द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोक्सिया। पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाता है, जिस वजह से अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट बुक, when cells faces the deficiency of the oxygen, when cells faces the hypoxia, जो कलर होता है लिप्स का और कलर होता है नेल्स का, वो चेंज होता है। इसका कलर चेंज होता है ब्लू टू ग्रेश इसका कलर होता है लिप्स का भी और नेल्स का। ये वो क्यों होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहां पर हम लिखेंगे इन सीवियर केसेस, इन सीवियर केसेस में क्या होगा, लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होंगे फ्लूइड्स, लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होगा फ्लूइड्स। सीवियर केसेस में लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होगा फ्लूइड्स, जिसकी वजह से cells faces a deficiency of O2 oxygen, और जब cells faces the deficiency of oxygen, this condition को कहते हैं, this condition is known as hypoxia। इस कंडीशन को
हाइपोक्सिया कहते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोक्सिया। अगर पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाता है, अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट बुक, जो कलर होता है ड्यू टू हाइपोक्सिया, ड्यू टू हाइपोक्सिया, ड्यू टू हाइपोक्सिया, color of lips, color of lips and nails, color of lips and nails get changed। तो इनका कलर क्या होता है? ये होता है ग्रेश टू ब्लूइश। इनका कलर होता है ग्रेश टू ब्लूइश ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। ये सीवियर केसेस में होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, निमोनिया एक्चुअली दो किस्म के होते हैं। अगर हमारे पास दो लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, अगर एक ही लोब ऑफ द लंग में निमोनिया होगा, इसको हम कहते हैं सिंगल निमोनिया। अगर दोनों लोब्स ऑफ द लंग्स में होंगे निमोनिया, इसको हम डबल निमोनिया कहते हैं। और डबल निमोनिया में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सिंगल निमोनिया। सिंगल निमोनिया उतना सीवियर नहीं होता है जितना सीवियर डबल निमोनिया होता है। अगर दोनों राइट एंड लेफ्ट लंग्स को निमोनिया हुआ, इसको हम डबल निमोनिया कहते हैं, और इसमें डेथ के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स के बाद, अब इस पेशेंट का हम देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स के बाद इसका हम देखेंगे ट्रीटमेंट। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अब निमोनिया का ट्रीटमेंट क्या है? निमोनिया के ट्रीटमेंट को भी हम, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दीज पेशेंट्स आर गिवन एंटीबायोटिक्स। तो इन पेशेंट्स को मैं एंटीबायोटिक्स दूंगा, एंटीबायोटिक्स। इस पेशेंट को मैं एंटीबायोटिक्स दूंगा। व्हाट इज द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स? निमोनिया में हम ज्यादातर कौन से एंटीबायोटिक्स हम देते हैं? यहां पर हम दो किस्म के एंटीबायोटिक यूज करेंगे। एक का नाम है एरिथ्रोमाइसिन। ये एक किस्म का एंटीबायोटिक देंगे। अगर एरिथ्रोमाइसिन नहीं देंगे, फिर हम यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन। दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। तो जिस पेशेंट को भी निमोनिया होता है, तो निमोनिया में हम दो किस्म के एंटीबायोटिक्स मेनली यूज करते हैं। मेनली मैंने कहा यूज करते हैं, उसमें से हम यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन, या तो इस पेशेंट को हम देंगे टेट्रासाइक्लिन। ये दो किस्म के एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं किसमें? निमोनिया में। अब देखो यहां पर, अब बैक्टीरियल डिजीज बहुत ही ज्यादा किस्म के होते हैं, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसने डिटेल में दो ही एंटीबायोटिक्स गिनवाए हैं। पहला है टाइफाइड फीवर, जो हमने डिटेल में प्रीवियसली पढ़ा था। आज हमने पढ़ा निमोनिया। इसके अलावा जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बताए थे, उनके खाली नाम याद रखने हैं और कॉजेटिव एजेंट याद रखना है। उनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में यहां पर नहीं है। खाली नाम याद रखने हैं। डिटेल में दो ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ने हैं, एक तो है टाइफाइड और दूसरा है निमोनिया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद अब एक और डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीजेस हमने खत्म किए हैं। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हमारे सिलेबस में थे, एक तो बैक्टीरियल डिजीज था टाइफाइड फीवर, वो हमने खत्म किया। दूसरा बैक्टीरियल डिजीज जो था हमारे सिलेबस में, वो था निमोनिया, वो भी हमने खत्म किया। अब हम दूसरे ग्रुप ऑफ डिजीजेस की तरफ आते हैं। उस दूसरे ग्रुप ऑफ डिजीजेस का नाम है वायरल डिजीजेस। तो अब हम वायरल डिजीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वायरल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस। तो वायरल डिजीजेस में हमारे पास सिलेबस में दो ही किस्म के डिजीजेस है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। एक तो वायरल डिजीज है, इसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। और दूसरा जो वायरल डिजीज है उसको हम कहते हैं एड्स, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है। और इनके अलावा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे, व्हाट इज द नेम ऑफ द अदर वायरल डिजीजेस, उनके नाम आपको याद रखने हैं।
लेकिन डिटेल में हमारे सिलेबस में और नीट के सिलेबस में दो ही है, एक तो है कॉमन कोल्ड और दूसरा है एड्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पहला डिजीज है वायरल डिजीज, इसका नाम है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, ये पहला वायरल डिजीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कॉमन कोल्ड के मेडिकल नाम क्या है कॉमन कोल्ड का, पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज द मेडिकल नेम ऑफ द कॉमन कोल्ड। जो पहला मेडिकल नाम है कॉमन कोल्ड का, इसको हम कहते हैं एक्यूट कोराइजा। एक्यूट कोराइजा, कोराइजा, ये पहला मेडिकल नेम है कॉमन कोल्ड का। और जो दूसरा मेडिकल नेम है कॉमन कोल्ड का, इसको हम कहते हैं राइनोफेरिंजाइटिस। राइनोफेरिंजाइटिस, PHARYNGITIS, राइनोफेरिंजाइटिस। ये जो एक्यूट कोराइजा है और राइनोफेरिंजाइटिस है, ये दोनों मेडिकल नाम है किसके, कॉमन कोल्ड के। तो कॉमन कोल्ड के दो मेडिकल नाम है, एक तो इसको हम कहते हैं एक्यूट कोराइजा और दूसरा जो मेडिकल नेम है कॉमन कोल्ड का, उसको हम कहते हैं राइनोफेरिंजाइटिस। तो ये पहला पॉइंट है इसमें, जो कॉमन कोल्ड के दो मेडिकल नेम्स है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड में। जो पहला ही प्रोटोकॉल होता है डिजीज में, तो डिजीज में जो पहला प्रोटोकॉल है वो इसकी ईटियोलॉजी है। ईटियोलॉजी है, ईटियोलॉजी। देखो कॉमन कोल्ड कैसे होता है, अगर हम मेडिकल बुक्स देखें, अकॉर्डिंग टू मेडिकल बुक्स 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, जो 200 से ज्यादा किस्म के वायरसेस होते हैं, वो कॉमन कोल्ड करवा सकते हैं। लेकिन इन 200 वायरसेस में से जो सबसे कॉमन वायरस होता है जो कॉमन कोल्ड करवाता है, उसका नाम है राइनो वायरस। मेडिकल साइंस में राइनो को हम कहते हैं नोज का वायरस। जो इसकी ईटियोलॉजी है हम ऐसे लिखेंगे। तो कॉमन कोल्ड कैसे होता है, कॉमन कोल्ड होता है it occurs due to 200 types of viruses, 200 types of viruses। ये 200 types of viruses से होता है। लेकिन जो सबसे कॉमन वायरस होता है जो कॉमन कोल्ड करवाता है, द मोस्ट कॉमन वायरस जो कॉमन कोल्ड करवाता है, उसका नाम है राइनो वायरस। तो सबसे कॉमन वायरस जो होता है, जो कॉमन वायरस होता है जो कॉमन कोल्ड करवाता है, उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस करवाता है कॉमन कोल्ड। और राइनो वायरस है क्या, राइनो वायरस एक आरएनए वायरस है। इसका जेनेटिकल मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। तो हम लिखेंगे ये आरएनए वायरस है, इट इज आरएनए वायरस। ये एक आरएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस है, इट इज आरएनए वायरस। इसका जेनेटिकल मटेरियल है आरएनए वायरस। तो जो भी प्रोटोकॉल है कॉमन कोल्ड में, जो हमने पहला प्रोटोकॉल पढ़ा कॉमन कोल्ड में, एक तो इसके मेडिकल नाम याद रखने हैं। कॉमन कोल्ड को हम एक्यूट कोराइजा भी कहते हैं, इसको राइनोफेरिंजाइटिस भी कहते हैं। और इसकी ईटियोलॉजी क्या है, ये होता है ड्यू टू द इंफेक्शन ऑफ 200 टाइप्स ऑफ वायरस। लेकिन इनमें से जो सबसे कॉमन वायरस होता है, इसका नाम है राइनो वायरस। और राइनो वायरस एक आरएनए वायरस है, इसका जेनेटिकल मटेरियल होता है आरएनए। ये इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के बाद जब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोटोकॉल ऑफ द डिजीजेस, तो हम देखते हैं इसका अफेक्टेड एरिया। जब भी कॉमन कोल्ड होता है तो इसका अफेक्टेड एरिया क्या होता है, इसका अफेक्टेड एरिया कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है, जो भी ये वायरस होता है कॉमन कोल्ड का, जिसको हम राइनो वायरस कहते हैं, ये ज्यादातर अटैक करता है नोज के एरिया में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये वायरस लंग्स को अटैक नहीं करता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वायरस खुद लंग्स के अंदर नहीं जा पाता है। तो इसका इन्फेक्शन जो होता है वो नोज के एरिया में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है। ये लंग्स तक नहीं जाता है बिकॉज वायरस डज नॉट एंटर इन लंग्स। वायरस लंग्स के अंदर नहीं पहुंचता है। अब ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है,
एक तो आता है मेनली फेरेंक्स और दूसरा आता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया को ये इन्फेक्शन करता है, फेरेंक्स को इन्फेक्शन करता है, लेकिन लंग्स को ये इन्फेक्शन नहीं कर पाता है। तो इसका अफेक्टेड एरिया, इसके दो अफेक्टेड एरिया है। जो पहला अफेक्टेड एरिया है वो है नोज का एरिया, यहां पर ये अटैक करता है। और जो दूसरा अफेक्टेड एरिया है इसका, वो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें क्या आता है, जिसमें आता है लाइक, इसमें आता है फेरिंक्स, इसमें आता है फेरिंक्स, और प्लस इसमें आता है ट्रैकिया, इसमें आता है ट्रैकिया, इस पे अटैक करता है। दिस वायरस नेवर अटैक्स द लंग्स बिकॉज इट डज नॉट एंटर इन लंग्स। तो ये लंग्स को अटैक नहीं करता है, इट डज नॉट अटैक द लंग्स, इट डज नॉट अटैक द लंग्स। ये लंग्स तक इंफेक्शन नहीं पहुंचता है राइनो वायरस का, खाली ये इंफेक्शन करता है नोज को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जिसके एग्जाम्पल क्या है, फेरिंक्स और ट्रैकिया। लंग्स तक ये वायरस नहीं पहुंचता है, वहां पर इंफेक्शन नहीं पहुंचता है। व्हाट्स द नेक्स्ट इसमें ये है अफेक्टेड एरिया के बाद हम पढ़ते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। जब हम कॉमन कोल्ड का इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 24 से लेकर 72 आवर्स। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, कॉमन कोल्ड का, जब सिम्टम्स अपेयर होते हैं, कितना टाइम लगता है सिम्टम अपेयर होने में, इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। कॉमन कोल्ड में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो खाली होता है 24 से लेकर 72 आवर्स, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कॉमन कोल्ड में, वो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कॉमन कोल्ड कैसे ट्रांसमिट होता है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉमन कोल्ड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो ये तो सबको पता है, इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस। कॉमन कोल्ड का मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली दो तरीके होते हैं। पहला होता है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, ये इसका पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। दूसरा इसका तरीका होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल कंटैमिनेटेड चीजों से टच करेगा या कंटैमिनेटेड चीजों के साथ शेयरिंग करेगा, उसके साथ भी एक कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो दूसरा है टचिंग, दूसरा होता है टचिंग कंटैमिनेटेड थिंग्स। अगर कोई भी कंटैमिनेटेड चीजों को छुएगा या उसको इस्तेमाल करेगा, उसको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है, जिसमें से लाइक टॉवेल्स आते हैं, अगर कंटैमिनेटेड टॉवल है इससे भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। इससे माउस आ सकता है कंप्यूटर का, इसमें कीबोर्ड आ सकते हैं, कीबोर्ड्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें ग्लासेस आ सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें कंटैमिनेटेड होनी चाहिए, फिर अगर कोई इसको इस्तेमाल करेगा या इसको कोई छुएगा, उसको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली दो होते हैं, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स और दूसरा शेयरिंग ऑफ या टचिंग ऑफ कंटैमिनेटेड थिंग्स, जिसमें टॉवल्स आते हैं, माउस आता है, कीबोर्ड्स आते हैं, ग्लासेस आते हैं। अगर इसको कोई छुएगा या यूज करेगा कंटैमिनेटेड चीजों को, उसमें भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके ये होते हैं दो तरीके। व्हाट इज द नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद हम देखते हैं व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस को
मेडिकल साइंस में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेनली जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें भी कॉमन कोल्ड होता है वो ये प्रोसेस फॉलो नहीं करता है, बिकॉज डिजीज इज अ सेल्फ लिमिटिंग। ये खुद ब खुद एक हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद ठीक होता है, तो ये टेस्ट नहीं करता है, वरना इसका प्रोटोकॉल होता है, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन दुनिया भर में आप देखोगे कोई भी पेशेंट जिसमें भी कॉमन कोल्ड हुआ है उसको डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो वरना इसमें भी टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस के टेस्ट होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रूल है, इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन तो नहीं होता है लेकिन मेडिकल साइंस में इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। वहां पर हम देखते हैं कौन सा वायरस है, किस वायरस ने इंफेक्शन किया है। तो हम क्या करते हैं, हम एग्जामिनेशन करते हैं नेजल सेक्रीशंस की। तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा एग्जामिनेशन ऑफ नेजल सेक्रीशंस, एग्जामिनेशन ऑफ nasal secretions, examination of nasal secretions, examination of nasal secretions। ये इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है इन्वेस्टिगेशन करने का, लेकिन कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है बिकॉज डिजीज इज अ सेल्फ लिमिटिंग। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसका क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स कॉमन कोल्ड के। तो कॉमन कोल्ड में जो कॉमन सिम्टम्स अपेयर होते हैं इंडिविजुअल्स में, वो क्या होता है, पहला होता है, जो पहला क्लिनिकल सिम्टम है कॉमन कोल्ड का, वो है कंजेशन इन नोज। कंजेशन इन नोज, नोज में कंजेशन होती है। और जो इसका दूसरा कॉमन सिम्टम है वो है वाटरी आइज, वाटरी आइज। और इसका जो तीसरा सिम्टम है इसको हम कहते हैं रनिंग नोज, रनिंग नोज, इसमें रनिंग नोज भी होता है। और चौथा इसका जो क्लिनिकल सिम्टम है वो है सोअर थ्रोट, सोअर थ्रोट। व्हाट इज नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, इसमें कफ भी आता है, कफ। व्हाट इज नेक्स्ट, कफ के बाद फीवर भी आता है कुछ पेशेंट्स में, फीवर। And what is seventh? That is muscular pain. Muscular pain. तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कॉमन कोल्ड के पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो पहला होता है कंजेशन इन नोज, दूसरा होता है वाटरी आइज, तीसरा होता है रनिंग नोज, फिर है सोअर थ्रोट, कफ, फीवर एंड मस्कुलर पेन। दीज आर द सम जनरल सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड। अब सिम्टम्स के बाद अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट बुक, ये जो सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड में, ये 3 से लेकर 7 दिन तक ऑटोमेटिकली इरेडिकेट होते हैं। तो दीज सिम्टम्स आर ऑटोमेटिकली इरेडिकेटेड विद इन 3 to 7 days। तो हमारी टेक्स्ट बुक ने लिखा है ये जो सिम्टम्स होते हैं, दीज सिम्टम्स these symptoms are eradicated within 3 to 7 days। 7 days। ये जो सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड के, ये ऑटोमेटिकली इरेडिकेट होते हैं 3 से लेकर 7 दिन तक अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट बुक। अब इसके बाद जब हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, डायग्नोसिस पढ़ा, उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन कोल्ड, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। ट्रीटमेंट क्या है कॉमन कोल्ड की? देखो, ये तो सबको पता है, वायरस में हम ज्यादातर यहां पर कोई भी एंटीबायोटिक हम यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वायरस शोज क्विकली म्यूटेशंस।
इनमें क्विकली म्यूटेशंस आती है, इसीलिए दुनिया भर में हम वायरस के डिजीज के लिए एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करते हैं। तो जो भी पेशेंट कॉमन कोल्ड का होगा उसको हम मेडिसिन देते हैं, दैट इज नॉट एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक नहीं होते हैं, दैट ड्रग्स आर समथिंग एल्स। वो ड्रग्स क्या करते हैं, वो एक्चुअली वायरस को नहीं मार डालते हैं, वो एक्चुअली सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला मेडिसिन इसको दूंगा एंटीहिस्टामाइंस, हिस्टामाइंस। सबको पता है एंटीहिस्टामाइंस क्या होते हैं, जो भी बॉडी के अंदर सिम्टम्स अराइज होते हैं, इन्फ्लेमेशन या कोई भी सिम्टम होगा इन्फ्लेमेशन का, रेडनेस का, तो उसमें ब्लड के अंदर वो रेस्पॉन्सिबल होता है बिकॉज ऑफ हिस्टामाइंस, और हिस्टामाइन के खिलाफ मैं दवाई दूंगा, दैट इज नोन एज एंटीहिस्टामाइंस। और दूसरी जो मेडिसिन यहां पर होती है वो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होते हैं, जहां पर भी अगर किसी पेशेंट को कॉमन कोल्ड होता है, उसके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, तो पेशेंट को लगता है मैं ठीक हो गया। तो यहां पर हम यूज करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो रिड्यूस करता है किसको, सिम्टम्स को। व्हाट इज द नेक्स्ट ड्रग, यहां पर मैं यूज करूंगा एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो थिक म्यूकस होता है उसको वो बाहर निकालता है, तो म्यूकस को वो बाहर निकालता है एक्सपेक्टोरेंट्स, ये भी हम देंगे पेशेंट्स को। और नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं दूंगा उसको हम कहते हैं डीकंजेस्टेंट्स, जो पेशेंट में कंजेशन हुई है तो कंजेशन को दूर करने के लिए मैं दवाई दूंगा, उसको हम कहते हैं डीकंजेस्टेंट्स। तो इतने मेडिसिन मैं मेनली देता हूं किसके लिए, फॉर द कॉमन कोल्ड। फर्स्ट इज द एंटीहिस्टामाइंस, सेकंड इज द एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंड थर्ड इज द एक्सपेक्टोरेंट्स, डीकंजेस्टेंट्स। लेकिन ये ख्याल रखना है, ये प्योरली अगर ये डिजीज होगी वायरल तब मैं ये दवाई लिखता हूं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कॉमन कोल्ड में कॉम्प्लिकेशंस आती है। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस, पहले तो डिजीज होती है वायरल, उसके बाद कुछ पेशेंट्स में ये डिजीज बैक्टीरियल भी हो जाती है। उसकी निशानी ये है, अगर किसी भी पेशेंट में जो भी नेजल सेक्रीशन होगा ट्रांसपेरेंट होगा नेजल सेक्रीशन, देन इट इज अ प्योरली वायरल डिजीज। अब अगर किसी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हुई तो ये नेजल सेक्रीशन का कलर या तो येलो होता है या तो ब्लू कलर होता है। एट दैट टाइम इट इज नॉट ओनली द वायरल इंफेक्शन, एट दैट टाइम इट इज अ बैक्टीरियल इंफेक्शन आल्सो। एट दैट टाइम हम खाली ये मेडिसिन नहीं देंगे, उस टाइम पे हम एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। लेकिन कब, अगर उस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हुई, उस पेशेंट में पहले तो वायरल डिजीज था, उसमें कॉम्प्लिकेशन हुई, फिर ये वायरल डिजीज कन्वर्ट हुआ बैक्टीरियल डिजीज में, तब मैं यूज करता हूं एंटीबायोटिक्स। और उसकी निशानी जो होती है, जो नेजल सेक्रीशन का कलर होता है, वो बैक्टीरियल डिजीज में चेंज होता है। इसका कलर होता है ब्लू या येलो कलर, देन इट बिकम्स द बैक्टीरियल डिजीज। उस पेशेंट में अब मैं दूंगा व्हाट, एंटीबायोटिक्स। अदरवाइज अगर किसी में सिंपल कॉमन कोल्ड होगा, इस मेडिसिन की वजह से और खुद ब खुद अगर वो इंतजार करेगा, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वायरस का, विद इन 3 to 7 days वो ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है। और ये मेडिसिन इन सिम्टम्स को जो हमने पढ़े हैं इनको वो रिड्यूस करेगा, तो पेशेंट को लगेगा मैं ठीक हो गया। तो ये था कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में हमने देखा, पहला इसका मेडिकल नाम क्या है, मेडिकली कॉमन कोल्ड को हम कहते हैं एक्यूट कोराइजा या कहते हैं राइनोफेरिंजाइटिस। दूसरा मैंने कहा कैसे होता है, ये लगभग होता है 200 किस्म के वायरस से,
लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन वायरस जो होता है, जो कॉमन कोल्ड करवाता है, वो एक आरएनए वायरस है। उस आरएनए वायरस को हम कहते हैं राइनो वायरस, उसी से कॉमन कोल्ड मेनली होता है। फिर हमने देखा इटियोलॉजी के बाद इसका अफेक्टेड एरिया। कॉमन कोल्ड मेनली अटैक करता है नोज के एरिया को और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के एरिया को, जिसमें से ट्रैकिया आता है, जिसमें से फेरिंग्स आता है। ये वायरस लंग्स को अटैक नहीं कर पाता है बिकॉज वायरस डज नॉट रीच इन लंग्स। ये नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा। फिर इसके बाद अफेक्टेड एरिया के बाद हमने देखा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में दो तरीके होते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। पहला होता है थ्रू ईयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, दूसरा होता है अगर कोई इंसान शेयर करेगा या छुएगा कंटामिनेटेड चीजों को, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद हमने देखा इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद जो हमने देखा इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही शॉर्ट होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड खाली होता है दिस 24 आवर्स टू 72 आवर्स, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट बुक जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं विद इन 3 to 7 days। वो हमने बताया, टेक्स्ट बुक कहती है इनके सिम्टम्स ऑटोमेटिकली 3 से लेकर 7 दिन में खत्म होते हैं, जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 24 से लेकर 72 आवर्स। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हमने देखा इसका डायग्नोसिस होता है कि नहीं होता है। मेडिकल बुक्स में डायग्नोसिस इसका है, लेकिन उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज इट इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। इसका प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है कॉमन कोल्ड का, वो ये है, we have to examine the nasal secretion, that is examination of the nasal secretion। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का तरीका है या डायग्नोसिस का तरीका है। फिर हमने देखे इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमने देखा जो पहला क्लिनिकल फीचर होता है कॉमन कोल्ड में वो होता है कंजेशन इन नोज, सेकंड होता है वाटरी आइज, तीसरा होता है रनिंग नोज, फिर होता है मस्कुलर फैटिग, सोअर थ्रोट, फीवर एंड कफ। दीज आर द जनरल सिम्टम्स जो कॉमन कोल्ड के पेशेंट में होते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज नो एंटीबायोटिक। इसके लिए हम यूजुअली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं वो ड्रग्स जो इन सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं, जिसमें आता है एंटीहिस्टामाइंस, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, डीकंजेस्टेंट्स। ये ड्रग हम यूज करते हैं ताकि पेशेंट के जितने भी सिम्टम्स है वो रिड्यूस हो जाए इस पेशेंट में। फिर हमने कहा कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये डिजीज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पहुंचती है। मतलब पहले तो वायरल डिजीज था, फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, बैक्टीरियल डिजीज में। वो मैंने बताया व्हाट इज द सिम्टम। अगर नेजल सेक्रेशन का कलर खाली होगा ट्रांसपेरेंट, देन इट इज अ प्योर वायरल इंफेक्शन। अगर उसका कलर चेंज हुआ येलो टू ब्लू, देन इट इज द नाउ बैक्टीरियल इंफेक्शन। एट दैट टाइम इस पेशेंट को हम दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। इन पेशेंट को हम दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स। तो यहां पर जो पहली वायरल डिजीज थी वो हमने खत्म की। तो हम शुरू करने जा रहे हैं जो दूसरा डिजीज होता है वायरल डिजीज, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। दैट डिजीज इज नोन एज एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये दूसरी वायरल डिजीज है जो हमारे सिलेबस में है। जायद बोला मन का अच्छा।
स्टॉप अगर या फिर करूँ क्लिक? एक सेकंड वो ये भी स्टाफ नहीं कोई है